हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास में हम बात करेंगे गोलीय लेंस की, यानी अवतल और उत्तल लेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, और उससे पहले हमने प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर वो आपको टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आए, तो उनके लिंक, उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। गोलीय लेंस, अवतल और उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक गोलीय पृष्ठ, यानी जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो या दोनों गोलीय हो सकते हैं। एक या अधिक गोलीय पृष्ठ युक्त किसी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इससे पहले हमने दर्पण की बात की, तो दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, दर्पण परावर्तन करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करेंगे, जबकि जो लेंस है वो प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। तो परावर्तन के लिए अगर गोलीय पृष्ठ है तो वो गोलीय दर्पण होता है, अवतल या उत्तल। और अगर एक या अधिक गोलीय पृष्ठ युक्त कोई पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश का करता है तो उसे हम लेंस कहेंगे। और लेंस जो है वो मुख्यतः गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस कैसा होता है तो उसकी हम बात करते हैं। तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जो किनारों होता है और बीच में से ला होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और ये उत्तल लेंस आपतित समांतर किरणों को अभिसरित करता है, यानी कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, अर्थात एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। तो उत्तल लेंस जो है वो किनारों पर तो पतला होता है, इस तरह से बनता है ये। तो ये किनारों पर तो हमेशा पतला होता है, यहाँ पर किनारों पर, और बीच में से जो है मोटा होता है। और इसके ऊपर अगर कोई समानांतर किरणें अगर आपतित हो रही है, इस तरह से गिरती है, तो वो इन किरणों को कन्वर्ज कर देता है, यानी इकट्ठी कर देता है। ये यहाँ से अपवर्तन के बाद में किसी एक बिंदु पर, जैसे यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहेंगे। और ये तीन प्रकार का होता है। इसके जो पृष्ठ है वो किस तरह के है उसके हिसाब से हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या तीन प्रकार का लेंस हो सकता है। सबसे पहला उभयोत्तल या कन्वेक्सो कॉन्वेक्स। कन्वेक्सो कॉन्वेक्स या उभयोत्तर का मतलब है कि जिसकी दोनों जो गोलीय पृष्ठ है वो उत्तल हो, इस तरह से। तो ये वाला जो होगा उसको हम उभयोत्तल कहेंगे। समतलो उत्तल, यानी जिसका एक पृष्ठ समतल है, मान लो ये वाला पृष्ठ समतल है और दूसरा वाला जो पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा पृष्ठ है, वो उत्तल है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा उत्तल हो, तो वह समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। तीसरा है अवतलो उत्तल, यानी कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, यानी एक जिसका एक पृष्ठ अवतल हो। अवतल पहला जो नाम आ रहा है ना उसके हिसाब से वो एक पृष्ठ वैसा होगा, और लास्ट में सब में उत्तल आ रहा है, तो यानी उत्तल है, ये उत्तल लेंस है। अवतलो उत्तल का मतलब है कि जिसका एक पृष्ठ जो है वो अवतल हो, यानी इस तरह से हो ये, और दूसरा पृष्ठ जो है वो उत्तल हो, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला पृष्ठ अवतल है और ये वाला उत्तल है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अब हम अवतल लेंस की बात करते हैं। तो अवतल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में से, यानी उत्तल लेंस, अभी हमने अवतल लेंस की बात करी, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स लेंस जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों में पे से पतला और बीच में से मोटा होता है, और यहाँ पर उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो किनारों पर पतला हो और जो किनारों पर मोटा हो, जिसके किनारे इस तरह से मोटे हो और बीच में से पतला हो, इस तरह से। जो बीच में से पतला हो और किनारों पर मोटा हो, तो ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। और ये अवतल लेंस जो है ना, आपतित समांतित किरणों को अपसारित करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। अगर इसके ऊपर, जैसे मान लो कि ये इसका मुख्य अक्ष है, अगर इसके ऊपर कोई किरण इस तरह से समानांतर किरण अगर इसके ऊपर आपतित होती है, तो इन किरणों को ये क्या करेगा, इनको वो फैला देगा, इस तरह से। ये ऐसे परावर्तन के बाद में इस तरह से, अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी, और ये वाली किरण अपवर्तन के बाद ऐसे निकल, तो ये किरणें यहाँ से फैल गई, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फैलाने वाला, यानी अपसारित भी कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस भी कहेंगे। और ये भी तीन प्रकार का होता है, जैसा उत्तल होता है उभय उत्तल, समतल अवतल, और उतला उत्तल,
यानी लास्ट में देखो अवतल अवतल नाम आ रहा है, यानी ये अवतल लेंस है। और उसका एक पृष्ठ कैसा है, उभयावतल। उभयावतल मतलब दोनों के दोनों जब पृष्ठ है वो अवतल है तो ये वाला जो है वो उभय हो जाएगा, यानी जिसके दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे हो, अंदर की तरफ धसे हुए, यानी अवतल हो। और समतल यानी जिसका एक पृष्ठ, जैसे ये एक पृष्ठ समतल है और दूसरा जो पृष्ठ है वो कैसा है, दूसरा पृष्ठ जो है अवतल है, इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे समतल उत्तल। और उतला उत्तल यानी जिसका एक उत्तल पृष्ठ हो, एक पृष्ठ उत्तल हो, ऐसा, ये उत्तल है। और दूसरा वाला पृष्ठ कैसा है, तो दूसरा वाला पृष्ठ ऐसा है, यानी अवतल, इस तरह से। तो ये भी 3 प्रकार का लेंस होता है। अब देखो यहाँ पर एक विशेष बात जो हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ लेंस से संबंधित समस्त व्याख्याएं जो ये मानकर की जा रही है कि लेंस के बाहर का माध्यम जो है वो लेंस की अपेक्षा विरल है, यानी रेरर मीडियम है। और लेंस जो है वो डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम है। यानी बाहर से जो किरणें आएगी वो विरल माध्यम से लेंस के अंदर जब जाएगी, यानी विरल से सघन में जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी बाहर का अगर माध्यम लेंस की अपेक्षा अगर सघन माध्यम हो गया तो इन लेंसों की प्रकृति बदल जाती है। यानी उत्तल जो है वो अवतल या अपसारी डाइवर्जिंग और का काम करेगा, यानी उत्तल लेंस जो अवतल लेंस की जैसे बिहेव करेगा और व्यवहार करेगा, और जबकि अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी कन्वर्जिंग लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब हम बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशंस की, कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स आती है उनको समझते हैं कि क्या क्या होती है। सबसे पहले मुख्य अक्ष। तो लेंस के दोनों तलों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहता है। यानी लेंस के जो दोनों तल है उनके वक्रता केंद्रों से जाने वाली रेखा को हम लेंस का मुख्य अक्ष कहेंगे। लेंस जो होते हैं वो, अभी हमने इससे पहले दर्पण में बात की कि एक दर्पण एक गोले का भाग होता है, एक ही गोले का भाग होता है, जबकि लेंस जो होते हैं वो 2 गोलों के भाग होते हैं, यानी 2 गोलों से मिलकर बने हुए होते हैं। 2 गोलों से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम जैसे उत्तल की बात करें तो जैसे मान लो कि ये वाला, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया इस तरह से। तो ये वाली जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो ये वाली पृष्ठ इस गोले का भाग है, यानी इस गोले से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से ये वाली जो पृष्ठ है इधर वाली, ये इस गोले से मिलकर बनी हुई है, यानी ये 2 गोलों का भाग है। इसी तरह से अगर हम अवतल के बारे में बात करें कि ये मान लो अवतल लेंस है, तो ये भी 2 गोलों से बनी हुई है। ये वाली जो भाग है, ये जो पृष्ठ है वो इस गोले का भाग हो गया, जैसे मान लो इस गोले का भाग है, और ये वाला जो पृष्ठ है वो इस गोले का भाग हो गया। तो ये 2 गोलों से मिलकर बना होता है। अब इन दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों से जाने वाली जो रेखा है, सीधी रेखा है, उसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। और ये जो लेंस है, इन लेंस का केंद्र भाग जो होता है, केंद्र बिंदु या सेंटर जो है, उसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। जैसे हमने वहां ध्रुव कहा था, हमने वहां पर जैसे ये था हमारा अवतल दर्पण, तो यहाँ पर जो मध्य भाग था या जो हमारा ये उत्तल था, तो यहाँ पर इसका जो मध्य बिंदु था उसको हमने पी यानी ध्रुव कहा था, पोल कहा था। लेकिन यहाँ पर जो इसका केंद्रीय भाग होगा, सेंटर पॉइंट जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ओ से लिखेंगे उसको, ओ से लिखेंगे। तो इन दोनों गोलों के वक्रता केंद्र, मान लो इसका ये वक्रता केंद्र है सी, इसका वक्रता केंद्र ये, इसको C1, इसको C2 नाम दे देते हैं। इसी तरह से इसी को हम मान लो C1 और C2 नाम दे देते हैं। तो इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, इसको हम क्या कहेंगे, जो प्रकाशिक केंद्र O में से जाए, इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं। यदि किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण के मार्ग में अपवर्तन के पश्चात भी विचलन नहीं होता, यानी आपतित और निर्गत किरणें परस्पर समानांतर होती है। जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है और ये वाला जो है वो अवतल लेंस है। तो मुख्य अक्ष पर, ये मान लो मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, और ये इस लेंस के बीचों बीच होता है, इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। जिससे जाने वाली जो किरण है उसका विचलन नहीं होता, यानी जब किरण का अपवर्तन होता है तो वो सीधे निकल जाती है, कोई विचलन नहीं होगा। इससे जाने वाली किरण का कोई विचलन नहीं होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी।
यानी अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका विचलन हो जाता है, वो या तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी या अभिलंब से के पास आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर विचलन नहीं होता। इस बिंदु से अगर कोई प्रकाश की किरण निकल रही है तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के बीच में के केंद्र में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात भी सीधे निकल जाती है, यानी जिसमें विचलन नहीं होता, तो वह केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाश के केंद्र ओ कहलाएगा। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो उसका प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस के ठीक मध्य में होता है। तो लेंस के ठीक मध्य में प्रकाशीय केंद्र होता है। अब बात करते हैं फोकस और फोकस तल की। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाए, यानी उत्तल लेंस के संदर्भ में, या मुख्य अक्ष के एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस के संदर्भ में, तो इस बिंदु को उस लेंस का, यानी उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का मुख्य फोकस या एफ कहते हैं, और इसको हम एफ, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, किस तरह से मुख्य फोकस बनता है और कैसे बनाएंगे इसको। तो जैसे मान लो कि ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। अगर अपवर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाए तो ये किरणें उत्तल लेंस के संदर्भ में क्या होगा कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएगी, ये यहाँ पर इस बिंदु पर, तो यह बिंदु इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और अगर ये हम लेते हैं अवतल, अगर यहाँ पर लेते हैं अवतल लेंस अगर लेते हैं, तो अवतल लेंस के संदर्भ में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मान लो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात में ये किरणें तो यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, ये किरण जो है वो, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनको देखें कि ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण जो है वो इस बिंदु से आ रही है और ये वाली किरण जो है वो इस बिंदु से यहाँ से आ रही है। तो ये जहाँ से हमको आती हुई प्रतीत होती है या जहाँ से ये अपसरित या फैलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो अब देखो, ये जो है उत्तल लेंस में जो इसका मुख्य फोकस बनता है वो राइट साइड में बनता है, यानी दाहिनी तरफ बनता है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में हो जाएगी। प्रकाशीय केंद्र ओ से दाहिनी तरफ की जो दूरियां हैं वो प्लस में आएगी, और प्रकाशीय केंद्र ओ से बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो माइनस में आएगी। प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की जो दूरी है वो प्लस में आएगी और नीचे की जो दूरी है वो माइनस में आएगी। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी होती है, तो इसको हमें इस तरह से समझना है। तो ये मुख्य फोकस हो गया। अब मुख्य तल क्या है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। और फोकस दूरी की बात करते हैं, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ से फोकस तक की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को समझते हैं। देखो, मान लो ये हमारा उत्तल लेंस है और ये बीचों बीच मुख्य अक्ष पर स्थित केंद्र के लेंस के बीच में स्थित जो बिंदु होगा उसको हम ओ प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिक सेंटर कहेंगे। और ये समानांतर किरणें अगर इसके ऊपर आपतित होगी तो समानांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी या मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएगी। इस बिंदु को हम कहेंगे मुख्य फोकस। तो इस मुख्य फोकस और ये प्रकाशीय केंद्र ओ है ना, इनके बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक की, यानी ओ से एफ तक की जो दूरी है उसको हम कहेंगे फोकस दूरी, और इसको एफ, स्मॉल एफ से लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम फोकस दूरी की बात करते हैं अवतल के संदर्भ में, तो अवतल में ये मान लो कि हमारा अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र ओ ऑप्टिक सेंटर है। मुख्य अक्ष के समानांतर अगर इसके ऊपर किरण आपतित हो रही है इस तरह से, तो ये डाइवर्जिंग है, ये इन किरणों को जो है वो ऐसे फैला देगा। ये किरण ऐसे निकल जाएगी और ये वाली किरण इस तरह से निकल जाएगी। अगर इन डाइवर्स्ड जो रेज है, यानी जो फैली हुई है, अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो किरणें हैं, जो अपवर्तित किरणें, वो कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस पर एक बिंदु से आ रही है। तो मुख्य फोकस पर वह बिंदु जहाँ से ये अपवर्तित किरणें हमको आती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस एफ कहलाता है। और इस मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच की ये जो दूरी है,
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी जो है इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष जो है वो एफ हो गया, और मुख्य अक्ष से लेके ऑप्टिक केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र तक की जो ये दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्मॉल एफ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको फोकस दूरी कहेंगे। अब देखो समझते हैं हम कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और अवतल लेंस से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, अवतल दर्पण जिस तरह का प्रतिबिंब बनाता था वो प्रतिबिंब अब यहाँ पर कौन बनाएगा, लेंस में कौन बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा। यानी अवतल लेंस क्या बन गया, उत्तल लेंस बन गया। अवतल दर्पण से जैसा प्रतिबिंब बनता था वैसा का वैसा अब अवतल दर्पण जिस तरह का प्रतिबिंब बनाता था वैसा का वैसा प्रतिबिंब अब लेंस में कौन बनाएगा, उत्तल बनाएगा। अवतल उत्तल हो जाता है और उत्तल अवतल हो जाता है। इसी तरह से जो उत्तल दर्पण बना रहा था, उत्तल दर्पण जो बना रहा था वो अब लेंस में कौन बनाएगा, अवतल बनाएगा। लेंस में अवतल लेंस इस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा। तो अभी वहां पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो है कौन, अवतल, ये जो अवतल दर्पण था ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता था, तो उत्तल भी 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। और ये प्रतिबिंब किस तरह के थे, सीधे थे और छोटे थे, बड़े थे, बराबर थे, और एक आभासी भी बनता था। तो सेम वही यहाँ पर बनाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था वहां पर कि ये जो था, ये वाला जो दर्पण था जिसको हमने क्या का नाम दिया, ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल है। तो उत्तल दर्पण जो था वो केवल एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा और आभासी और छोटा। तो वही सेम यहाँ पर कौन बनाएगा, अवतल लेंस बनाएगा। तो उत्तल लेंस 6 प्रतिबिंब बनाएगा अलग अलग स्थितियों पर, और अवतल केवल 2 ही प्रतिबिंब बनाएगा, एक जब वस्तु अनंत पर है और एक जब अनंत के अलावा और कहीं पर भी है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जैसा वहां पर अवतल दर्पण के संदर्भ में था सेम वैसा यहाँ पर उत्तल में है। तो अब देखो इसको समझते हैं, और समझने के पहले हमें क्या चाहिए कि जिस तरह से मैंने आपको दर्पण में बताया था कि हमें 4 प्रकार की किरणें चाहिए और उनमें से कोई 2 किरण हम ले सकते हैं। तो वहां पर जो किरणें थी वो किरणें यहाँ पर भी है और उन्हीं से हम बनाएंगे। जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर पी में से कोई किरण जाती है, पैरेलल कोई किरण होती है समानांतर मुख्य अक्ष के, तो वो फोकस में से जाती है। और अगर कोई मुख्य फोकस से होते हुए अगर दर्पण के ऊपर कोई किरण गिरती है तो परावर्तन के बाद में वो पी यानी पैरेलल हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इसी तरह से मैंने वहां आपको बताया था कि सी में से, वक्रता केंद्र में से जाने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र में से ही होकर परावर्तित होती है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर कोई तिरछी किरण तिरछे रूप से अगर कोई किरण ध्रुव पे पी पे गिरती है यानी ऑब्लिकली एट पी, तो वो ऑब्लिकली एट पी यानी वो मुख्य अक्ष से उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस निकल जाती है। सेम वही 4 में से 3 किरणें यहाँ पर, और 3 किरणें यहाँ पर कौन कौन सी है। पहली है कि अगर कोई किरण समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो वो फोकस में से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से होते हुए अगर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी यानी समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरी किरण यहाँ पर है कि अगर कोई किरण ओ में से निकले, प्रकाशिक केंद्र में से निकले, तो वो प्रकाशिक केंद्र में से निकलेगी। जैसा वहाँ पर सी का था, सी यानी जो सी में से वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वापस बिना विचरण के सीधी निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। सेम ऐसा यहाँ पर है, सी की जगह यहाँ पर ओ हो गया, यानी प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरण गिरती है तो वो बिना विचरण के सीधे ही उसका अपवर्तन हो जाएगा। अब इनको समझते हैं। देखो ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण पैरेलली आ रही है तो वो मुख्य फोकस में से जाएगी। मान लो इसका मुख्य फोकस राइट ये है, तो ये मुख्य फोकस में से होकर निकलेगी इस तरह से। और दूसरा कि अगर कोई, ये मान लो कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस पर अगर कोई किरण एफ में से, क्योंकि 2 गोलों से बना हुआ है तो एफ दोनों तरफ होंगे इसके, एक को हमने F1 नाम दे दो, एक को F2 नाम दे दो, ये F1 है मान लो, ये F2 है। अगर कोई किरण एफ में से होते हुए गिरती है, जैसे मान लो ये किरण एफ में से होते हुए
इस दर्पण पे गिरती है तो अपवर्तन के बाद में ये पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरा है कि अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर निकले, मान लो ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, और प्रकाशिक केंद्र पे से होते हुए निकलेगी तो वो प्रकाशिक बिना विचलन के उसका वो अपवर्तित हो जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। अगर मान लो प्रकाशिक केंद्र से इस तरह से मुख्य अक्ष के ऊपर ही निकले तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही ऐसे ही सीधे आगे तक जाएगी। तो ये 3 किरणें होती है। ऐसा ही सेम ऐसे अवतल के केस में होता है। तो अवतल के केस में समझते हैं हम, ये मान लो हमारा अवतल लेंस से मुख्य फोकस है, तो इसके समानांतर जो किरणें आ रही है, मान लो ये समानांतर किरण आ रही, ये समानांतर किरण आ रही, तो ये समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद में इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, ये वाली किरण इधर डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये मुख्य फोकस से आ रही है। लेकिन इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा कि अगर मान लो ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और अगर कोई किरण ऐसा इस तरह से गिरे कि वो आगे चल के फोकस में से निकलेगी, जैसे मान लो एक किरण है जो इस तरह से गिरती है कि अगर वो ऐसा प्रतीत हो कि वो आगे चल के जो है वो मुख्य फोकस में से होकर गुजरेगी, या वहाँ पर मुख्य फोकस है, तो ये किरण अपवर्तन के बाद में क्या होगी, ये सीधे पैरेलल समानांतर हो जाएगी, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे निकलेगी। और तीसरा केस ये है कि अगर अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ पर मान लो प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण आपतित होती है तो बिना विचलन के सीधे की सीधी ऐसे की ऐसे निकल जाएगी। अगर मान लो ये प्रकाशिक केंद्र के ऊपर इस तरह से गिरे तो वो सीधे की सीधे निकल जाए। अब देखो हम एक एक करके समझते हैं कि उत्तल लेंस किस तरह से प्रतिबिंब बनाता है, और जब बिंब की स्थिति अलग अलग, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु जो अलग अलग स्थिति पर रखी हुई है, तो सबसे पहला हम समझते हैं कि जब वस्तु जो है वो अनंत पर हो, अगर अनंत पर वस्तु है तब किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लो कि ये हमारा लेंस हो गया, उत्तल लेंस, ये उसका मुख्य फोकस हो गया, और ये इसका ऑप्टिक सेंटर हो गया ओ यहाँ पर, ठीक है। और जब अनंत पर कोई वस्तु होती है तो मान लो बहुत बड़ी होगी वो वस्तु, और वहाँ से आने वाली जो किरणें हैं वो सीधे कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। सारी की सारी किरणें जो भी आएगी वहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, ठीक है। ये सारी किरणें वहाँ से जो आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। और ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये सारी की सारी किरणों को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, फैला देगा। और हमने पढ़ा कि अगर कोई समानांतर किरण आती है तो उसका अपवर्तन के बाद में क्या होता है, वो मुख्य फोकस में से होकर निकलेगी। तो ये सारी की सारी किरणें कहाँ से होकर निकलेगी, मुख्य फोकस में से होकर निकलेगी। ये सारी किरणें मुख्य फोकस में से होकर निकलेगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस ऐप पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो वास्तविक बनाते हैं, और मुख्य फोकस पर इस कंडीशन में फोकस में होता है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटे आकार का बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो। देखो 2f क्या है तो इसको समझ लेते हैं हम। 2f क्या होता है, देखो f का डबल 2f होता है, और f जो होता है वो c से हाफ डिस्टेंस पे होता है। जैसे हमने वहाँ पर, जैसे यहाँ अगर हम इसको बात करें कि इसका मुख्य फोकस है, यहाँ पर मान लो इसका मुख्य फोकस f है, तो ये जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा, जैसे मान लो ये वाला इस गोले का भाग है और ये वाला इस गोले का भाग है, तो इसका जो केंद्र होगा उसको हमने c लिखा था वहाँ पर। अभी c को ही हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2f लिख देंगे। f का डबल हो जाएगा ना ये, तो इसको हम 2f लिख देंगे, यानी इस गोले का जो वक्रता केंद्र होगा उसको हम 2f लिखेंगे। तो अगर जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में है तब किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, तो ये मान लो ये अपना लेंस हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये f है और ये मान लो 2f है, और 2f से पीछे अगर यहाँ पर वस्तु है तो किस तरह से बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 2 किरणें हमको चाहिए, तो यहाँ कम से कम 2 किरण ले लो। एक तो आप पैरेलल वाली ले लो, समानांतर वाली, वो फोकस में से होकर जाएगी, और एक ऑप्टिकल केंद्र वाली, ये 2 ही ले लो सब में, सारे केसेस में यही ले लो। तो ओ वाली जो है वो ओ में से ही होके बिना विचलित होते ओ में से निकल जाएगी। तो यहाँ से एक किरण में ये ले लेता हूँ सीधे समानांतर, ये समानांतर का क्या हो जाता है, फोकस में से, तो ये वाली किरण जो है वो फोकस में से होकर निकलेगी, ऐसे फोकस में से होकर निकल गई,
ठीक है, ये मुख्य फोकस अक्सई फोकस में से होकर एक किरण में ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र में से ले लेता हूँ। तो प्रकाशिक केंद्र में से जो मैं लूँगा वो ये इसका एफ हो जाएगा और आगे इससे डबल दूरी पे यहाँ पर इसका 2f हो जाएगा। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो किरण है, ये जो किरण होगी वो इस तरह से जाएगी। ये दोनों किरणें कहाँ काट रही है, एफ और 2f के बीच में काट रही है। पहले केस में एफ पे बनी थी, अब एफ से आगे बढ़ती जाए, जो प्रतिबिंब आगे बनते जाएंगे। अभी एफ और 2f के बीच बना, अगला 2f पे बनेगा, फिर 2f से आगे बनेगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जाएगा वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर होती जाएगी लेंस से। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, देखो नीचे उल्टा बन रहा है। जो उल्टा होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। एफ और 2f के बीच बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जब वस्तु 2f पर हो, जब वस्तु 2f पर हो तो जो वहां पर C पर था ना, वो सेम चीज यहाँ पर 2f है। तो जब 2f पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा, बराबर आकार का। अभी तक दो प्रतिबिंब छोटे आकार के, ये बराबर आकार का, और अब आगे वाले जो दो बनेंगे वो बड़े आकार के बनेंगे। तो इसको समझते हैं हम कि जब वस्तु 2f पर हो तो किस तरह से, ये हमारा लेंस हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये इसका ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये इसका एफ हो गया, और मान लो ये इसका 2f है, ये इधर एफ है और ये 2f है। और जब वस्तु 2f पर है तो 2f का प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। किस तरह से बनेगा, तो एक किरण तो ये ले लेते हैं हम समानांतर, ठीक है, और एक O में से ले लेते हैं। तो O वाली O में ऐसे ही जो कि जाएगी, और समानांतर वाली जो किरण है वो F में से होके जाएगी। अब ये किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। जहाँ पर काटेगी, कहाँ काटेगी, 2f पर काटेगी। मान लो यहाँ इसका 2f है, तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, इसके बराबर आकार का हो गया। f है, ये 2f है, ये इसका f है, और ये यहाँ पर 2f है। ठीक है, तो बराबर आकार का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। अब हम समझते हैं जब वस्तु f और 2f के बीच हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये मान लो कि लेंस हो गया, ये f है और ये 2f है, और इधर इसका ये f है और ये इधर 2f है। तो f और 2f के बीच में यहाँ पर अगर है तो यहाँ से आने वाली एक किरण ये और एक ये, दो किरणें लेनी। ये किरण f वाली बिना विचलित होते हुए f में से ऐसे सीधे निकल जाएगी, और ये वाली f में से होकर निकलेगी। दोनों कहाँ काटेगी, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेगी वहाँ पर बनेगा। तो कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ये 2f से आगे है, बहुत बड़ी साइज का प्रतिबिंब बना रहा है, तो बहुत बड़ा 2f से आगे ये f है, ये 2f है, 2f से आगे इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब जब वस्तु f पर है, मान लो यहाँ पर f है, ये वस्तु यहाँ पर है और इधर ये इसका f है, तो एक तो ये ले लेंगे पैरेलल, ये वाली जो है वो f में से होकर जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी और ये कहीं पर भी नहीं, अनंत पे जाके काटेगी एक दूसरे को। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब लास्ट पोजीशन कि जब एफ और लेंस के बीच में अगर वस्तु रखी हुई है तब, तो जैसा वहाँ अवतल दर्पण में बना था वैसा ही यहाँ बनेगा। आभासी बना था, लास्ट इस पोजीशन पे वो आभासी बनाता है, और आभासी बनाता है वो सीधा होता है और ये बड़ा आकार का बनता है। तो यहाँ पर भी वही सेम होगा कि जब वस्तु एफ और लेंस के बीच में होते हैं तो प्रतिबिंब भी जो है ना वस्तु की साइड में, पीछे की साइड में उल्टा हो जाता है। जैसे वहाँ देखा हमने कि दर्पण में बाकी जिस तरफ प्रतिबिंब बन रहे थे लेफ्ट हैंड साइड बन रहे थे वहाँ, लेकिन लास्ट वाला ये राइट हैंड साइड बना था, दर्पण के पीछे बना था। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा कि अभी तक की जो प्रतिबिंब है वो राइट हैंड साइड में बन रहे, लेंस से आगे बन रहे। ये वाला जो प्रतिबिंब होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में यानी पीछे की तरफ बनेगा, जिस तरफ वस्तु रखी हुई है उसी तरफ ये प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इसको समझते हैं, ये लेंस हो गया, ये इसका एफ हो गया और वस्तु यहाँ पर रखी हुई है एफ और ओ के बीच में, ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो यहाँ से एक किरण ये आ गई, ये एफ में से होकर निकल गई, एक ऑप्टिकल सेंटर में से होकर निकल गई इस तरह से। अब ये किरण इधर तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इनको बढ़ाएंगे ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाए तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण यहाँ से आ रही है और ये किरण ऐसे आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है।
जहाँ पर काट रही है वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है मुख्य अक्ष से ऊपर, तो ये सीधा हो गया, और जो सीधा होता है वो आभासी होता है, बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये स्थितियाँ थी जब जब उत्तल लेंस किस तरह से प्रतिबिंब बनाता है। अब हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना समझते हैं कि उत्तल लेंस किस तरह से प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो, जैसा वहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो था ये हमारा, ये इसका मुख्य फोकस था, और ये कौन सा था, उत्तल दर्पण था, और वो जिस तरह से प्रतिबिंब बनाता है सेम वैसा ही प्रतिबिंब यहाँ पर अवतल लेंस के द्वारा बनेगा। तो अवतल लेंस द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति में बिंब और जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी होगा। लेंस और फोकस के बीच बनेगा और फोकस से आगे कभी नहीं जाएगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वही जैसा मैंने आपको वहाँ वैक्स यानी कॉन्वेक्स के लिए वैक्स बनाया था ना, तो सेम यहाँ पर आपको वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये दर्पण के लिए बताया था ये वाला फॉर्मूला, लेंस के लिए नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ें वही है। यानी वहाँ पर हमने वैक्स यानी कॉन्वेक्स यानी उत्तल, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए जो हमने बात की थी ना, वो बात अब यहाँ पर किसके लिए हो जाएगी, वो अवतल लेंस के लिए हो जाएगी। यानी अवतल लेंस किस तरह की इमेज बनाएगा, वैक्स इमेज बनाएगा। यानी वी वर्चुअल आभासी, ई इरेक्ट सीधी, और एक्स स्मॉल छोटी। यानी हमेशा सीधी, आभासी और छोटी इमेज बनाएगा। तो इसको समझते हैं। देखो, ये हमारा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। अगर मान लो पहली कंडीशन ये है कि अनंत पे रखा हुआ है, तो अनंत से आने वाले सभी किरणें समानांतर आएगी, तो ये समानांतर किरणें आ गई। ये किरणें यहाँ से अपवर्तन के बाद में डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह से फैल जाएगी। ये वाली किरण यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी मुख्य फोकस से आ रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, जिस तरफ वस्तु है उधर ही बन गया, लेंस की तरफ ही बन गया। और ये कैसा बन गया, क्योंकि ये किरण एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं काट रही, काटती प्रतीत होती है, तो ऐसे कैसे इसमें है, वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी है तो सीधा बनेगा, तो सीधा, आभासी और छोटे साइज का ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। अब दूसरा केस हम बात करते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, वस्तु जो है वो अनंत से आगे और कहीं पर भी है। जैसे मान लो 2f और f के बीच में, यहाँ पर f है और यहाँ पर 2f है, यहाँ पर है, तो यहाँ से आने वाली ये एक किरण से ये ले लेते हैं समानांतर, ये वाली किरण जो है वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। यानी इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर से आती हुई प्रतीत होगी, ये हमको प्रतीत होगी कि ये मुख्य फोकस में से आ रही है, यहाँ से। ठीक है, एक किरण हम लेते हैं ऑप्टिक केंद्र में से, तो ऑप्टिक केंद्र में से जाने वाली जो किरण है वो हमेशा सीधे के सीधे निकलेगी, ऐसे कैसे निकलेगी। ठीक है, अब ये दोनों किरणें कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ये पोजीशन कहाँ पर है, एफ और ओ के बीच में है ना, तो एफ और ओ के बीच में ही हमेशा इसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ काट रही है, ऊपर की तरफ काट रही है, छोटा है, देखो बिंब तो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो हमेशा छोटा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और छोटा बनाएगा और सीधा बना रहा है तो सीधा बनाएगा, और सीधा और आभासी, तो सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमेशा ये बनाता है। अब देखो अगला टॉपिक हमारा है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा किरणों को मोड़ने या डाइवर्जिंग की क्षमता होती है, यानी वो किरणों को कितना मोड़ पाता है। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ने में सक्षम होता है उसकी उतनी अधिक फोकस दूरी होती है, और उतनी कम अधिक नहीं कम फोकस दूरी होती है, और क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी जिस लेंस की पावर ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, उसकी फोकस दूरी कम होगी। फोकस दूरी और पावर के बीच में व्युत्क्रम संबंध है। इसी प्रकार किसी लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। यानी जो उसकी फोकस दूरी मीटर में होगी ना, उसका प्रतिलोम, उसका व्युत्क्रम होगा उसकी क्षमता। यदि लेंस की क्षमता को P माने तो उसकी फोकस दूरी को F माने तो P, यानी जो लेंस की पावर है, क्षमता है, वो क्या होगी, 1/f होगी। यानी P बराबर 1/f। F को मीटर में लेना है, मीटर में। तो जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी उतना पावर अधिक होगी। तो इसको F को मीटर में लेना है तो P को डायप्टर में लिखेंगे, तो
पी का मात्रक क्या हो जाएगा, डायप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, इसको डी से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो डायप्टर इसकी लेंस की क्षमता का मात्रक है, डी से लिखते हैं। और लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अधिक मोड़ने की क्षमता रखता है। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है ना, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंट, यानी कितना वो डाइवर्ज कर पाता है किरणों को, प्रकाश की किरणों को अपसरित या अपसरण करने की जो क्षमता है, डिग्री, उसको हम इसकी क्षमता कहते हैं। यानी कन्वर्जिंग जो लेंस है वो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है और डाइवर्जिंग लेंस कितना डाइवर्ज कर पा रहा है। किरणों को फैलाने की या मोड़ने की जो क्षमता है वो उसकी पावर कहलाती है। और पावर यानी, या हम इसके एक डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। अब यदि f 1 मीटर है तो p जो होगी वो एक डायप्टर होगी। अगर मान लो मैंने p बराबर 1/f, ये सूत्र है। अगर मैं f का मान 1 मीटर है, मेरे पास 1 मीटर है, तो 1/1 मीटर, तो p कितना आ जाएगा, एक डायप्टर आ जाएगा। तो एक डायप्टर की परिभाषा क्या होगी, यानी ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता एक डायप्टर होगी। अब देखो, जिसकी फोकस दूरी प्लस में है उसकी क्षमता धनात्मक हो जाएगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है उसकी क्षमता भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी P उसकी माइनस में आएगी, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल, ये जो उत्तल लेंस है इसका जो मुख्य फोकस बनता है, यानी किरणों को किस साइड में फैलाता है, इधर फैलाता है, यहाँ पर। तो इस O से जितनी भी दूरी राइट साइड में होगी वो प्लस में होगी, और जो लेफ्ट साइड में होगी माइनस होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी किधर है, राइट साइड में। इसका मुख्य फोकस किधर है, राइट साइड में, दाहिनी तरफ है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। जब ये प्लस में हो जाएगी तो पी भी प्लस में होगी, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, 1/f। यहाँ पर प्लस में लेंगे जो भी मान, तो जो पावर है वो क्या होगी, धनात्मक होगी। अब हम समझते अवतल के बारे में, क्योंकि ये हमारा जो अवतल लेंस है वो इस तरह से होता है, और ये इसका मुख्य फोकस है। और अब इसके ऊपर जो किरणें आपतित होती है वो इन किरणों को तो अपवर्तन के बाद ऐसे फैला देगा, इधर तो ये काटेगी नहीं, ये किधर काटती हुई प्रतीत होगी, इस तरफ काटती हुई प्रतीत होगी। तो इसका मुख्य फोकस किधर बना, लेफ्ट हैंड साइड में बना। ऑप्टिक सेंटर जो ओ है प्रकाश के अंदर, इससे लेफ्ट साइड में इधर बन रहा है, तो ये फोकस दूरी भी इधर ही है, इस तरफ ही है। ये फोकस दूरी इस तरफ है, इस तरफ है, तो इसकी फोकस दूरी माइनस में आती है। इसकी फोकस दूरी माइनस में है, तो ये जो P है वो भी माइनस में हो जाएगी। अब हम फोकस दूरी का सूत्र, जैसे वहाँ पर दर्पण के संदर्भ में जो हमने सूत्र पढ़ा था फोकस दूरी के लिए, वही यहाँ पर है, बस केवल चिन्ह बदल जाएगा। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये पढ़ा था, ठीक है, प्लस था यहाँ पर, और अब यहाँ माइनस हो गया। यानी लेंस के लिए जो सूत्र क्या है, तो लेंस के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। f हमें पता है ये फोकस दूरी है, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है, यानी वस्तु की बिंब की दूरी है, लेंस से कितनी दूर पर है। आवर्धन मैग्निफिकेशन, जैसा हमने वहाँ पढ़ा था सेम वैसा ही है यहाँ पर। आवर्धन है यानी कितना गुना बड़ी इमेज को बनाएगा, यानी बिंब से प्रतिबिंब का आकार कितना अधिक बड़ा है, कितना गुणा है। तो मैग्निफिकेशन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई h, ये इसका आवर्धन हो जाएगा। अगर दूरी के संदर्भ में ले इसको, प्रतिबिंब और बिंब की दूरी के संदर्भ में, तो मैग्निफिकेशन का सूत्र यहाँ पर है v बटा u। v प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है, प्रतिबिंब बटा बिंब। देखो यहाँ और वहाँ क्या फर्क था, दर्पण के लिए हमने मैग्निफिकेशन का सूत्र में क्या लिया था, माइनस लिया था, माइनस v बटा u लिया था। यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं कि देखो, दर्पण के सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि दर्पण का सूत्र जो था उसको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। यहाँ प्लस आ गया, तो अब इसके मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस v/u हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और लेंस के लिए क्या है, लेंस के लिए क्या है कि हम जो सूत्र, लेंस सूत्र, उसमें माइनस आ जाता है, यानी 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर माइनस आ गया ना, तो अब आवर्धन में माइनस नहीं आएगा, यानी आवर्धन सीधा ही, यानी प्लस v/u हो जाएगा। अब लेंस के उपयोग की बात करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग अनेक प्रकार से यंत्र, जैसे सूक्ष्म दृष्टि में और दूरदर्शी में, टेलीस्कोप में, फोटो कैमरा जो होता है उसमें, फिल्म के प्रोजेक्टर में आदि में
उत्तल लेंस का काम होता है। और उत्तल लेंस हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो भी उत्तल लेंस ही होता है। अवतल लेंस का उपयोग जो है गैलीलियो की दूरदर्शी में किया था। दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग नेत्र दोष के निवारण के लिए काम किया था। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग करता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। अब हम बात करते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता। अगर दो लेंस एक साथ रख दिए जाए, दो कॉन्वेक्स लेंस रख दिए जाए एक साथ, या दो कॉन्वेक्स लेंस रख दिए जाए एक साथ, तो उनकी क्षमता किस तरह होगी। तो ये देखो सरल बीजगणितीय रूप से जुड़ जाती है। मान लो इसकी क्षमता है एक डायप्टर और इसकी क्षमता है 2 डायप्टर। अगर दोनों एक साथ सटा के रखे जाए तो इनकी जो संयुक्त क्षमता होगी दोनों को एक साथ, वो क्या हो जाएगी 1+2 यानी 3 डायप्टर हो जाएगी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रखा गया है तो दोनों की संयुक्त क्षमता निकालने के लिए दोनों की क्षमताओं को बीज गणितीय योग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो ये एक है और इससे सटाकर ये दूसरा और हमने रख दिया, जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस है और ये दूसरा उत्तल लेंस है, दोनों को सटा कर रख दिया। और मान लो इसकी पहले वाले की क्षमता जो है 2 डायप्टर और दूसरे वाले की क्षमता 1.5 डायप्टर, तो एक साथ सटाकर ये रखेंगे, जो संयुक्त रूप से इन दोनों की एक साथ क्षमता क्या हो जाएगी, तो 2 डायप्टर प्लस 1.5 डायप्टर, तो 3.5 डायप्टर हो जाएगी इस तरह से। तो सरल रूप से बीजगणितीय योग इनका निकाल लेते हैं, इस तरह से इनकी संयुक्त क्षमता होती है। तो ये था गोली लेंस के बारे में, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अगर पसंद नहीं आया आप डिसलाइक कर सकते हो। मेरे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।